Hello students, how are you? I hope you will be fine and safe. I think in the previous lecture we have completed 1.3 poem. What is the name of the poem? The Pilgrim. Yes, you are correct. We have learned Pilgrim in the last lecture and we have completed that poem. But see on page number 14. Today we will learn Revati's musical plants 1.4. But before learning that lesson, we will learn first activities of previous poem, activities of 1.3. So please see on page number 14. Page number 14, there is activity English workshop. Okay? First activity, pick out words from the poem to fill in the web diagram. Okay? You have to fill the web diagram. They should be related to the theme in the web. जो थीम दी गई है वेब डायग्राम में, जो बीच में जो वर्ड दिया गया है उसके रिलेटेड आपको वर्ड्स भरने हैं और वो भी वर्ड्स यू हैव टू टेक फ्रॉम, यू हैव टू गेट फ्रॉम द पोएम से लेने हैं आपको वर्ड. ओके, सो पहला वर्ड है ट्रैवल. सो रिलेटेड टू ट्रैवल कौन से वर्ड है? ब्रिज है, ओके, देन पाथ है, ओके, लोन हाईवे है. These are the words: lone highway, bridge, path. These words are related to travel. Second, time around sunset. So time around sunset में twilight है, dim light है, tide है, evening है. Dim light, tide, evening. These words are related to time around sunset. Okay. Let's see second activity. Second activity: match the words. Match the words in column A with what they imply in column B. The entire poem is metaphorical. Okay, so you have to match that implied version of metaphorics with that words. Okay, जैसे कि match column A. Column A में first word है pilgrim. So pilgrim किसका metaphorical meaning है या pilgrim का metaphorical meaning क्या है? It is a dutiful man. Pilgrim is described as a dutiful man. Dutiful man मतलब क्या? अपना कर्तव्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे dutiful man कहते हैं. तो इस कविता में pilgrim का मतलब है dutiful man, a person who does his duty. ओके, दूसरा वर्ड है journey. अब journey क्या डिस्क्राइब करता है? journey डिस्क्राइब करता है लाइफ. ओके, journey is a metaphorical word of life. हमारा लाइफ एक जर्नी है जिसे हर कोई पार करता है. तीसरा वर्ड इवनिंग और क्लोज ऑफ डे. इवनिंग और क्लोज ऑफ डे, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है ओल्ड एज. हाँ, इवनिंग या क्लोज डे का मतलब लाइफ का ओल्ड एज. जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब ओल्ड एज में वो एक्सपीरियंस हो जाता है और इस ओल्ड एज के एक्सपीरियंस को उसे न्यू जनरेशन के लिए यूज करना चाहिए. ऐसा एक मैसेज इसमें दिया गया है. सो इवनिंग मीन्स ओल्ड एज. फोर्थ, चैज़म, डीप एंड वाइड. चैज़म, डीप एंड वाइड, इसका मीनिंग क्या है? चैज़म, डीप एंड वाइड मतलब थ्रेट टू लाइफ. थ्रेट टू लाइफ मीन्स डेंजर्स ऑफ लाइफ. लाइफ में हमारे जो डेंजर्स है, जो डिफिकल्टीज है, जो प्रॉब्लम्स है, ओके, दैट इज चैज़म, डीप एंड वाइड. ओके, उसके आगे बिल्डिंग अ ब्रिज. फिफ्थ, बिल्डिंग अ ब्रिज, इसका मीनिंग है जी, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, गेटिंग रीड ऑफ थ्रेट टू लाइफ. ब्रिज बांधना, इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना या प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश करना. तो ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं वो ओल्ड एज के पर्सन यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में एक ब्रिज होते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में मदद करते हैं यंग जनरेशन की. ओके, नेक्स्ट वर्ड पिटफॉल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिटफॉल हियर? पिटफॉल मीन्स हियर ट्रैप. ट्रैप मतलब क्या? एक जाल होता है. यंग जनरेशन इस जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता. तो ओल्ड पीपल उनको वार्न करते हैं कि दिस इज ट्रैप, दिस इज trap for you. Okay, this is pitfall for you, this is dangerous for you. Okay, next 7, close of day. close of day का कौन सा रह गया? close of day का मतलब death. so आखिर में close of day मतलब death. Okay, see
So on page number 14 we have completed. See on page number 15. Page number 15. Read the poem and write 3 qualities of each of the following. हर एक की 3 क्वालिटीज आपको लिखनी है. जैसे कि ओल्ड पिलग्रिम की क्वालिटीज फियरलेस है, थॉटफुल है, एक्सपीरियंस्ड है, हेल्पफुल है, ड्यूटीफुल है. ओके. द फेलो पिलग्रिम मतलब उसके साथ ट्रैवल करने वाला जो पिलग्रिम था, उसकी क्वालिटीज है क्यूरियस है, देन रियलिस्टिक है, इनडिफरेंट है, केयरलेस है. द यंग पिलग्रिम, अब यंग पिलग्रिम की भी सेम हो सकती है क्वालिटीज, जैसे कि वो भी फियरफुल हो सकता है, इनएक्सपीरियंस्ड, इनडिफरेंट, इमैच्योर. ओके, इमैच्योर, इनडिफरेंट, इनएक्सपीरियंस्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट एक्टिविटी बी, आंसर इन योर ओन वर्ड्स. खुद के वर्ड्स में आंसर लिखना है. क्वेश्चन आंसर्स का एक्टिविटी है. जैसे कि पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द ओल्ड मैन हैव no need to build bridge across the chasm. Why did the old man have no need to build the bridge across the chasm? Because the old man had already crossed the chasm. The old man had already completed his journey. So, and he would not pass that chasm again. So there was no need for old man to build the bridge. ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं. ओके. आगे की एक्टिविटी राइमिंग वर्ड्स की है, कि जो आपको पता है राइमिंग वर्ड्स एंड राइम्स की. ओके. सो बाकी के एक्टिविटीज आप घर पे करो. पेज नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ. और सी ऑन पेज नंबर 16. पेज नंबर 16, रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स. ओके. रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स. ये लेसन शुरू करने से पहले we will learn some activities on page number 16. पेज नंबर 16 पे वार्मिंग अप एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी में क्या है देखते हैं. डिस्कस इन ग्रुप्स एंड शेयर योर आंसर विद द क्लास. ओके. डिस्कशन करना है और क्लास में आंसर करना है. जैसे कि कैन यू नेम द फेमस म्यूजिशियन ऑफ एम्परर अकबर्स कोर्ट. ओके. डिफरेंट राजा, जैसे तानसेन है. ओके. तो इस तरह से आपको जनरल क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. सेकंड एक्टिविटी है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. ओके. ये ग्रामर की एक्टिविटी है. अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. रीड द सेंटेंस बिलो एंड स्पॉट द डिफरेंस इन देयर फ्रेमिंग. जैसे कि आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू स्पॉट द डिफरेंस. आई कुड नॉट कंप्लीट द वर्क. आई रिपीट, आई कुड नॉट कंप्लीट द वर्क. बी, I failed to complete the work. I failed to complete the work. इन दोनों सेंटेंस में पहला सेंटेंस है नेगेटिव और दूसरा सेंटेंस है पॉजिटिव या अफर्मेटिव. इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन पहले सेंटेंस में आपको कुड नॉट दिया गया है. ओके. और दूसरे सेंटेंस में आपको दिया गया है फेल्ड. तो कुड नॉट, फेल टू और कुड नॉट नेगेटिव एंड फेल्ड अफर्मेटिव, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है. ओके. ही कुड नॉट कंप्लीट मीन्स ही फेल्ड टू वर्क, और आई कुड नॉट कंप्लीट मीन्स आई फेल्ड टू कंप्लीट द वर्क. अफर्मेटिव नेगेटिव लेकिन मीनिंग सेम. सॉरी, अफर्मेटिव नेगेटिव मीनिंग सेम. सेकेंड सेंटेंस, देयर इज नो सेंस इन व्हाट यू से. देयर इज नो सेंस इन व्हाट यू से. बी, there is hardly any sense in what you say. No sense. Okay. क्या बोला गया है? No sense and hardly any sense. No sense and hardly any sense. तो no sense हो गया नेगेटिव मीनिंग का सेंटेंस, और hardly any sense हो गया अफर्मेटिव मीनिंग का सेंटेंस. तो इस तरह बाकी की एक्टिविटी आपको करनी है. जैसे कि नीचे आपको एक 6 सेंटेंस दी गई है सॉल्व करने के लिए, और से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर अफर्मेटिव और नेगेटिव. तो पहला हम देखते हैं, वी मस्ट अवॉइड हर्टिंग अदर्स. वी मस्ट अवॉइड हर्टिंग अदर्स. इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, जैसे कि नो, नॉट, नथिंग, नेवर. तो ये सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. वी मस्ट अवॉइड हर्टिंग अदर्स. Affirmative sentence. Second one, she didn't offer me
any help. She didn't offer me any help. कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस. डिडंट मतलब नेगेटिव वर्ड है. डिडंट इज डिड नॉट. सो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस. थर्ड एंड लास्ट, नेवर गिव अप होप्स. नेवर गिव अप होप्स. नेवर shows you negativity. Okay, so it is negative sentence. Okay, तो इस तरह आपको आइडेंटिफाई करने हैं बाकी के सेंटेंस. सो पेज नंबर 16 की एक्टिविटी खत्म हो गई. पेज नंबर 17 पे हमारा लेसन रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स. द नेम ऑफ द लेसन रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन अबाउट द अवेयरनेस ऑफ नेचर, अबाउट द प्लांट्स. ओके, so let's learn and let's start the lesson on page number 17. Revati's musical plants. Revati was a student of music. Revati जो थी म्यूजिक की स्टूडेंट. शी वॉज लर्निंग म्यूजिक. शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायलिन whenever she was free. And Revati was happy. Revati always felt happy playing on her violin whenever she was free. जब जब भी वो फ्री होती थी, जब जब उसको फ्री टाइम मिलता था, she played her violin, and while playing violin she was happy. There was a small open courtyard in front of her house with a small cement bench. There was an open courtyard, small open courtyard, like ground. Courtyard is like ground. Ground in front of her house. Open space in front of her house with a small cement bench. और उसमें उस छोटे से ग्राउंड में बैठने के लिए एक सीमेंट का बेंच भी था. ओके, नेक्स्ट, she would sit on the bench and practice her violin. तो उस बेंच पे वो जाके बैठती थी और दिन भर या जब भी उसको टाइम मिलता था उस टाइम में वो वायलिन बजाने की क्या करती थी? प्रैक्टिस करती थी. There were a few potted plants in the courtyard. उस कोर्टयार्ड में potted plants थे. Potted plants means जिस plants को हम pot में लगाते हैं, that is potted plants. So there were few potted plants in the courtyard. Full stop. Next, while playing on the violin one day, she noted a pot of balsam plants near the wall. Okay, when she was playing violin one day, she noticed, she saw. What she saw? A pot of balsam plants. What is the meaning of balsam? The word is given here, balsam. 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 Balsam का मीनिंग बाजू में दिया है. balsam threw away carelessly. Okay, so there was a plant which was thrown away carelessly. एक plant था जिसको carelessly किसी ने फेंक दिया था. That is balsam plant near the wall. The plant was carelessly thrown near the wall by someone, and she saw that balsam plant. The plants were not looking normal. और वो जो plant थे, वो plants normal नहीं दिख रहे थे. जो plants को किसने फेंक दिया था carelessly या रख दिया था, those plants were not looking normal. They had pale green leaves and their growth was stunted. They had pale green leaves. उसके जो leaves थे वो pale हो चुके थे. Pale means there was no shining, or you can say that weak. They had weak green leaves and their growth, the growth of plants, was stunted. What is the meaning of stunted? STUNTED. Stunted का मीनिंग वहां दिया है. Stunted means slow down or stop growth. तो प्लांट्स की जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ स्टॉप हो गई थी या स्लो हो गई थी, बिकॉज दे वर थ्रोन केयरलेसली. सो द ग्रोथ ऑफ दैट balsam plants was stunted, means was stopped or was slowed down. Okay, next, she remembered she had learned in the lower classes that plants need light for normal growth. तो उन प्लांट्स को देख के रेवती को उसका लेसन याद आया. She remembered means she recalled she had learned in lower classes.
ओके, दैट प्लांट्स नीड लाइट। हाँ, प्लांट्स को लाइट की जरूरत होती है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। शी शिफ्टेड द पॉट टू द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड। व्हाई? वेयर देयर वाज एम्पल सनलाइट। एम्पल मीन्स इनफ सनलाइट। तो जैसे उसको याद आया कि प्लांट्स को लाइट की जरूरत है, उसने उस प्लांट्स को सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड शिफ्ट किया, बिकॉज प्लांट शुड गेट इनफ लाइट और एम्पल लाइट फॉर ग्रोथ। ओके, तो इस तरह से हमने पेज नंबर 17 पे पहला पैसेज खत्म किया है। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।